Good morning students. I am Priyanka Sharma from RA Public Senior Secondary School. Students, we are studying chapter D blocks element. In last lecture we have learned about general properties of D blocks elements. And today's our topic is chemical properties of D block elements. So first property is atomic radius. यस तो सबसे पहले व्हाट इज एटॉमिक रेडियस. ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? किसी भी एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, आउटर मोस्ट कौन सा होगा? जो सबसे बाहर वाला जो शेल होगा, इट इज कॉल्ड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सबसे बाहर वाले जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन. सो एटॉमिक रेडियस मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स. इट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. ओके, सो नाउ तो देखिए एटॉमिक रेडियस को अब हम सीरीज वाइज कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एज अ डी ब्लॉक सीरीज में. तो जब हम स्कैंडियम से, हमारी 3D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? स्कैंडियम से. जब हम स्कैंडियम से और मैंगनीज तक जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है. इस एटॉमिक रेडियस कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, जब हम मैंगनीज से आगे, क्रोमियम मैंगनीज से आगे जाते हैं, मीन्स आयरन से लेकर के और आयरन, कोबाल्ट और निकल, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस जो होती है वो बराबर होती है. देन निकल के बाद आता है क्रोमियम और देन जिंक. अब रेडियस जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है. ठीक है, बढ़ने लग जाती है. हम जनरली कर देखते हैं तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज कैसा होता है? डिक्रीज हो जाता है एटॉमिक साइज. ठीक है, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों हो जाता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है. इंक्रीज होने की वजह से प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं और वे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो साइज डिक्रीज हो जाता है. बट अगर हम डी सीरीज की बात करें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, तो इसमें दो इफेक्ट्स यूज आते हैं. फर्स्ट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड सेकेंड इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. देखिए, जो ये दोनों टॉपिक्स जो हैं इसके अंदर, ये पूरे डी ब्लॉक्स एलिमेंट की जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसके लिए बहुत इफेक्टिव है. मतलब उसमें ये ही इफेक्ट है जो उनको वैल्यू शो करता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैटालाइटिक कैरेक्टर्स है. ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? जिसमें अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं. मींस वो जो न्यूक्लियस है, जो क्या करता है, न्यूक्लियस पे जो प्रोटॉन्स होते हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. तो ये वाला जो शेल है वो अंदर की तरफ खींचता है, तो साइज कैसे हो जाता है? छोटा. बट अगर अंदर वाले में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं और न्यूक्लियस तक उनको पहुंचने नहीं देते हैं. तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि ये कैसे होंगे? दूर जाएंगे न्यूक्लियस से. अगर ये शेल दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, तो साइज कैसा होगा? इंक्रीज होगा. यह है स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट दोबारा से सुन लो. अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल्स में अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो वो बाहर वाले जो आउटर मोस्ट शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो साइज भी इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? अब इसमें इस इलेक्ट्रॉन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा. इसमें न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और साइज छोटा हो जाता है. तो यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज डिक्रीज होता है, एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो साइज इंक्रीज होता है. तो देखिए, अगर हम की बात करें तो स्कैंडियम से लेकर के और अपने मैंगनीज तक मैंने कहा साइज कैसा होता है, डिक्रीज होता है साइज, क्योंकि इस कंडीशन में इफेक्टिव
चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो इनर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं बढ़ रहे, कितने बढ़ते हैं D1, D2, D3, D4, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे, तो उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाते, तो क्या बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज डिक्रीज, ठीक है। आगे देखो, आयरन, कोबाल्ट एंड अगर हम निकेल की बात करें तो इसमें जो साइज होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों का कैसा होता है, बराबर होता है, ठीक है। इस कंडीशन में दोनों में इक्वल होते हैं। अब हम आगे चलें, कॉपर और जिंक की अगर बात करें तो साइज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्किनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैंने कहा इनर शेल में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो स्किनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। अब देखो इसके अंदर डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मतलब आप ये देखो कि जो इनर शेल है तो स्किनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है एफ ब्लॉक का, फिर डी, फिर पी और फिर एस। हम किसका पढ़ रहे हैं, डी का। एफ का और भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो डी का स्किन इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि इनर्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अंदर न्यूक्लियस तक उसको पहुंचने नहीं देते हैं, तो साइज कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाई द जिंक एटम साइज इज ग्रेटर देन टू कॉपर। कॉपर में जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, जनरली इलेक्ट्रोलाइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, बट जिंक का साइज कॉपर से बड़ा क्यों है, बिकॉज ऑफ स्किनिंग इफेक्ट। अब क्या लिखोगे, बिकॉज जिंक में कितने होते हैं, जी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इस 10 इलेक्ट्रॉन होने से मतलब इनर जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, स्किनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। तो ड्यू टू स्किनिंग इफेक्ट जिंक साइज इज ग्रेटर देन टू कॉपर। ओके, ये टॉपिक था आपका एटॉमिक रेडियस। सेकेंड टॉपिक हम पढ़ते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। Ionization enthalpy. So first of all, what is ionization enthalpy? The energy that is required to separate one electron from an outermost shell electron of an atom. एक एटम के outermost shell, एक इलेक्ट्रॉन के outermost shell से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी, that is ionization enthalpy. ओके, तो देखिए जो d ब्लॉक्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो n-1 d और ns में एंटर करते हैं, तो डी और एस की एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है, इस वजह से जो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, जनरली अगर हम देखते हैं तो हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, और जब साइज डिक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ा टफ होता है इलेक्ट्रॉन अलग करना, तो हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है जनरली लेफ्ट टू राइट। ओके, बट इन जी ब्लॉक एलिमेंट्स जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें चेंजेस वेरी स्मॉल होते हैं, क्योंकि साइज में भी चेंजेस कैसा होता है, बहुत स्मॉल होते हैं। मेरे जो साइज होता है इनका वो इक्वल सा ही होता है, ठीक है। तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी, बराबर सी ही होती है इनके अंदर। लेकिन अगर हम बात करें जिंक की, अगर हम जिंक की बात करते हैं तो देखिए जिंक के अंदर जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है D10NS2, मतलब सारे के सारे ब्लॉक्स कैसे हैं, फिल हैं, ठीक है, फिल है। तो ये कैसा है, स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह, अगर कोई भी एटम अगर स्टेबल हो गया है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एंटर करना या इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो जिंक की जो एनर्जी होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, वो सबसे ज्यादा होगी। या फिर आप मान सकते हैं जिंक, कैडमियम और मर्करी, या फिर क्रोमियम, या फिर कॉपर, जिनकी में क्या होता है D5 या D10, ठीक है ना, मतलब D5 और D10 जो कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, फुलफिल या हाफ फिल। और जो फुलफिल या हाफ फिल्ड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और जो भी एटम स्टेबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना बहुत टफ हो जाता है, तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा इसका, क्या बनेगा कि जिंक
या फिर क्रोमियम या कॉपर की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्यों होती है? ठीक है, तो रीजन बिकॉज दे हैव fulfilled or half filled electronic configuration, so it's a very difficult to separate an electron from this atom, so we require more ionization enthalpy. Okay, इसके बाद देखिए first ionization enthalpy से second ionization enthalpy ज्यादा होती है and third उससे भी ज्यादा होती है. Why? Because when we separate one electron from a neutral atom, that is, it is very easy to separate it. यदि हम किसी भी न्यूट्रल एटम से अगर हम इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने कॉपर से करा, तो कॉपर इट्स अ न्यूट्रल एटम, तो हमने इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी दी, सो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गया. अब जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाह रहे हैं, वो हम पॉजिटिव में से सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट. So we need more ionization enthalpy. We need more energy to separate an electron from this atom. इससे एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए हमें ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी की नीड होगी. अब अगर इसमें से भी अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और अलग करना चाह रहे हैं, तो हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी और ज्यादा देनी पड़ेगी. ठीक है, सो वन इलेक्ट्रॉन सेपरेट करने के लिए लेस एनर्जी, सेकेंड करने के लिए मोर, एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन सेपरेट करने के लिए हमें मोर एंड मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी की नीड होती है. ठीक है, सो हमने क्या टॉपिक पढ़ा? एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस. क्वेश्चन क्या बनता है उसमें से कि जिंक का साइज इंक्रीज क्यों होता है, या साइज डी 3D सीरीज में या फिर डी ब्लॉक की सीरीज में वेरी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्केलिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है तो साइज कैसा होगा? डिक्रीज होगा. यदि स्केलिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो साइज इंक्रीज होगा. ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों होती है, या फिर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो एटम्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी और जो एटम्स है उनसे ज्यादा होती है. बिकॉज ऑफ फुलफिल और हाफ फिल एटम कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं. ओके, सो टॉपिक दैट कंप्लीट होता है. और नेक्स्ट टॉपिक वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास.